आदाब नाजरीन, न्यूज सेंटर में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ इदरीस फलाही और मेरे साथ हैं अतियाब मुजीब। न्यूज सेंटर के इस खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएंगे आज की 5 बड़ी खबरें, उसके बाद 10 बड़ी सुर्खियों से भी आपको आगाह कराएंगे और साथ ही 5 बड़ी खबरों की तफसील भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले 5 बड़ी खबरें। 5 बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर जो है, साबिक फौजी एहलकार गोली लगने से उनकी मौत वाक़या हुई है। कहां पर यह पूरा मामला पेश आया है, अभी क्या कुछ अपडेट है, इस हवाले से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। इसके अलावा आपको बड़ी बात बताएंगे कि वक्फ तरमीमी बिल पर हंगामा हुआ है और बिल की पेश करने की तारीख मुअख्खर हुई है। उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। अगली खबर, ऐवान से राहुल गांधी का खिताब। उन्होंने आज ऐवान में खिताब किया, क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से, वो भी आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि कश्मीरी पंडितों का वफद किरण रिजिजू से आज मुलाकात किया है। वहां पे क्या कुछ मसाइल और मुद्दे रखे हैं, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। इसके अलावा अगले 24 घंटों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है, महकमा मौसमियात की तरफ से जानकारी दी। तो ये 5 बड़ी खबरें रहने वाली हैं। इनकी तफसीलात से पहले आपको बताएंगे आज दिन भर की 10 बड़ी सुर्खियां। कुलगाम में बंदूक बरदारों ने साबिक फौजी एहलकार को गोलियों का बनाया निशाना। साबिक फौजी की जान जाबाक, जख्मी अहलिया और बेटी की हालत मुस्तहकम। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक की दिल्ली में शाही इमाम और मुफ्ती मुकर्रम से हुई मुलाकात। श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 मिलिटेंट माउनीन के खिलाफ चार्जशीट की दाखिल। पुलिस स्टेशन खानियार में यूएपीए के तहत केस दर्ज। न्यू प्लाट जम्मू में सड़क हादसा आया पेश, तेज रफ्तार ट्रक ने नौजवान को कुचल डाला। महाकुंभ भगदड़ मामले पर पार्लियामेंट में हंगामा, कुंभ पर जवाब दो के नारे के साथ अपोजिशन ने किया बहस का मुतालबा। महाकुंभ भगदड़ मामले पर मफाते आमा की अर्जी सुप्रीम कोर्ट से खारिज, वकील को इलाहाबाद कोर्ट जाने की हिदायत। रुपए में फिर नजर आई तारीखी गिरावट, पहली मर्तबा 87 रुपए से ज्यादा का हुआ डॉलर, कांग्रेस हमलावर। कश्मीर में 4 फरवरी से 5 फरवरी की सहपैर तक बर्फबारी का इम्कान। दिल्ली समेत कई रियासतों में कोहरे के साथ बादल छाए, बारिश के आसार, महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर अब यूरोप भी यूरोपियन यूनियन से आने वाली अशिया पर टैरिफ लगाने का दिया इंतबाह। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कुलगाम में बंदूक बरदारों ने साबिक फौजी एहलकार पर जो है गोलियां चलाई, उन्हें गोलियों का निशाना बनाया। मंजूर अहमद नामी साबिक फौजी एहलकार पर जो है गोलियां चलाई और जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया और वहीं पर उन्होंने दम तोड़ दिया और इसके साथ साथ उनकी बीवी और बेटी पर भी हमला किया गया, उन्हें भी गोलियों का निशाना बनाया गया जिससे वो जख्मी हो गए और उन्हें भी अस्पताल मुंतकिल किया गया और इस वक्त वो जेर इलाज है। और उस इलाके की बात करेंगे तो वहाँ पर जो तलाशी कार्रवाई है बड़े पैमाने पर जारी है। आज एक कुलगाम में पूरा मामला पेश आया जहां पर कुलगाम में बंदूक बरदारों ने साबिक फौजी एहलकार को गोलियों का निशाना बनाया। मंजूर अहमद नामी साबिक फौजी एहलकार अस्पताल में दम तोड़ बैठा। ये तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया जिनमें से इनकी बीवी और बेटी भी शामिल थी। उन पर हमला किया गया और उसके बाद इलाके में बड़ी कार्रवाई की गई। वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो किया गया और बंदूक बरदारों को ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल जनूबी कश्मीर से ये कुलगाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर इस वक्त ऑपरेशन जारी है और तलाशी कार्रवाई जारी है, क्योंकि जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में अहलिया और बेटी के साथ नामालूम अफराद ने और नामालूम बंदूक बरदारों के हमले का निशाना बनने वाला साबिक फौजी जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। हमले में तीनों जख्मी हुए थे जिसके बाद उन्हें फौरी तौर अस्पताल ले जाया गया जहां साबिक फौजी एहलकार मंजूर अहमद वागे जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे हैं, जबकि उनकी अहलिया और बेटी की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। इस दौरान फोर्सेज ने हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके को घेरे में ले लिया है और इस वक्त तलाशी कार्रवाई जारी है। आपके लिए एक बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं कुलगाम से, जहां पर नामालूम बंदूक बरदारों ने
साबिका फौजी एहलकार को बंदूक का निशाना बनाया। उनकी बेटी और उनकी बीवी तीनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पे ये खबर आ रही है कि वो फौजी एहलकार जो थे साबिका, उन्होंने वहां पे दम तोड़ दिया है, जबकि उनकी बीवी और बेटी की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। और ये तस्वीरें आपके सामने साफ तौर पर, जहां पर इस वक्त तलाशी कार्रवाई जारी है। जी बिल्कुल, जहां पर आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम की बात करेंगे तो वहां पर ये पूरा आज मामला पेश आया, और साथ ही साथ जो मंजूर अहमद नामी साबिक फौजी के साथ जो उनकी अहलिया और बेटी पर भी हमला किया गया, उसके बाद तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज करने की कोशिश की और बदकिस्मती से मंजूर अहमद की जान नहीं बच पाई। अस्पताल पहुंचते ही उन्होंने दम तोड़ दिया, और वहीं उनकी बीवी और बेटी जो है इस वक्त अस्पताल। जी हाँ, इसी पर हमारे साथ कुलगाम से बराह रास्त जुड़ेंगे हमारे नुमाइंदे हमीद भट्ट, जानकारी देंगे। हमीद, आप बताइए किस तरीके से वहां पे यह मामला पेश आया है। जी, ये कुलगाम से तकरीबन 13 किलोमीटर की दूरी पर भीबाग एरिया है, जहाँ पे एक आर्मी कैंप भी है। वहीं पे वाक़ा पेश आया जहाँ जिसका नाम भीबाग बताया जा रहा है। और भीबाग एक गली बस्ती है, उस बस्ती में दिन दहाड़े कुछ बंदूकबाज नमूदार हुए। उन्होंने मंजूर अहमद वाक़े पे वहाँ पे हमला किया, जिसके साथ उसकी अहलिया और उसकी बेटी भी उसमें जख्मी हो गई। मंजूर अहमद जख्मों की ताब न लाकर चल बसा हॉस्पिटल में, और बाकी जो उसकी अहलिया है और उसकी बेटी है उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है, जिनको श्रीनगर रेफर किया गया। पहले तो अनंतनाग के हॉस्पिटल में उनका इलाज मुआवजा किया गया, उसके बाद श्रीनगर रेफर किया गया। अभी उनकी हालत जो है मुस्तहकम बताई जा रही है। ये फौज के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि फौज का कैंप नजदीकी है और नजदीकी में उनके नाक के नीचे से ये वारदात अंजाम दी गई है, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस पे कई सवाल उठ रहे हैं। ये सिक्योरिटी की एक चूक है, जहाँ पे आम लोग अपने आप को उस स्टेप की वजह से महफूज समझ रहे। आज उनका वो भरोसा उस वक्त टूट गया जब मंजूर अहमद के ऊपर हमला किया गया। मंजूर अहमद ने कई साल आर्मी के अंदर गुजारे हैं और कई सालों तक देश की वो खिदमत करता रहा, मगर आज उसका ये अंजाम हुआ कि उसके सामने 3 या 2 मिलिटेंट सामने नमूदार हुए और उन्होंने उनको वहाँ पे जख्मी कर दिया। उसके बाद हमीद, अब ये भी जानकारी दे दीजिए। हमीद, आपसे जानकारी लेने की ये भी कोशिश करूंगा, जिस तरह से ये जो वाकया पेश आया है उसके बाद अब तलाशी कार्रवाई भी जारी है, तो क्या कुछ मालूमात हासिल हो पा रही हैं? ये किस तरीके का हमला था? ये बहुत ही बड़ी एक साजिश थी जिसके तहत ये हमला किया गया, मगर आप जब फौज ने वहाँ पे पूरे इलाके को घेरा में ले लिया, मगर अभी तक फौज को कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। नहीं इस जिमन में किसी ने अभी तक लबकुशाई की है कि ये हमला जो है उसके घर में किया गया, या वो रास्ते से जा रहा है या कहीं और पे वो जा रहा था, जिसके चलते ये हमला किया गया। अभी पूरी तफसील हमारे पास नहीं आई, कि अभी सोर्स से यही पता चला उसकी अहलिया जो है वो जख्मी हो गई है, उसकी बेटी है वो जख्मी हो गई, और मंजूर अहमद खुद जख्मों की ताब लगाकर चल बसा। और उसकी तदफैन का मामला जो है सिविल लोग इस वक्त अंजाम दे रहे हैं, जहाँ पे काफी सारे लोगों की भीड़ पड़ी हुई है। और लोग यही कह रहे हैं कि ये एक सिक्योरिटी की बड़ी चूक है, क्योंकि आर्मी कैंप नजदीक है। नजदीक होने के बावजूद भी भीबाग कैंप सबसे बड़ा कैंप माना जाता है साउथ कश्मीर में, और उस कैंप के नजदीक ही ये वारदात आज मिडलैंड में अंजाम दिया। हमीद, ये भी बताइएगा, जिस तरह से बताया ये जा रहा है कि ये जो नामालूम बंदूक बरदार, क्या ये कोई एक इनफरादी शख्स था या एक पूरा जमगट्ठा जाकर के फायरिंग किया है? अभी हमें जो सोर्स से पता चला कि 2 बंदूक बरदार नमूदार हुए, उन्होंने उन पर गोलियां चलाई है, बाकी कोई इसके बड़ा कोई ग्रुप नहीं। इससे पहले भी नजदीकी क्वार्टर में एक बड़ा ग्रुप भी मिलिटेंटों का जो सरगर्म था उनको मार गिराया गया, जहाँ पे आरमनाजी मारा गया, या बाकी जो मामिकपोरा का रहने वाला सिक्योरिटी गार्ड था वो मारा गया। उसमें 5 मिलिटेंट उसमें मारे गए। वो सबसे बड़ा इनकाउंटर माना गया। मगर अभी ये जो आज हमला हुआ ये भी बहुत एक बड़ा हमला है, क्योंकि वहाँ पे आर्मी के नजदीक ये उनकी नाक के नीचे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे अब्दुल हमीद आपको जानकारी दे रहे थे कि इस वक्त वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो तलाशी है वो की जा रही है।
तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से बात करेंगे। आज ऐवान में इस बिल को पेश करना था और इसी पर लगातार देखने को मिल रहा है कि हंगामा भी है और कमेटी ने रिपोर्ट ओम बिरला को जो है सौंप दी है और अवैसी ने कमेटी चेयरमैन पर कई संगीन इल्जाम जो है वो लगाए हैं और साथ ही साथ मीरवाइज उमर फारूक की तरफ से भी एक बयान इस पर जारी किया गया है। वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से लगातार देखने को मिल रहा है कि जो हंगामा है वो बरकरार है और आज ऐवान में इस बिल को पेश करना था, लेकिन बताया जा रहा है कि आज इस बिल को पेश नहीं किया गया है। अगली तारीख क्या होगी, इस हवाले से भी जानकारी लेंगे। और जहां पर कमेटी ने रिपोर्ट जो है स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी और उसके बाद मीरवाइज उमर फारूक की तरफ से भी एक बयान जो है इस पर जारी किया गया और वहीं पर असदुद्दीन अवैसी ने कमेटी चेयरमैन पर संगीन इल्जाम लगाए, यानी कि जो हंगामा है वो लगातार देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। वक्त तरमीमी बिल पर कायम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने ऐवान के सामने उस रिपोर्ट को आज रखना था जो रिपोर्ट गुज़श्ता दिनों स्पीकर ओम बिरला को सौंपी गई थी। लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से जारी कैलेंडर के मुताबिक जेपीसी कमेटी बराए वक्फ तरमीम को आज 2 जुबानों जिनमें हिंदी और अंग्रेजी शामिल है अपनी रिपोर्ट ऐवान के सामने रखनी थी। ये अमर काबिल जिक्र है कि जेपीसी रिपोर्ट से कबल मुख्तलिफ अरकान जेपीसी ने जगदम्बिका पाल पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा था कि चेयरमैन ने बिल के और तहरीर किए गए एतराज़ात को हज़फ कराया है। मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने राब्ता साइट एक्स पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उनकी तरफ से उठाए गए एतराज़ात को नज़रअंदाज किया गया है। इसी बीच नई दिल्ली में मौजूद मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी उमर फारूक ने आज भी कई मजहबी और सियासी शख्सियात से मुलाकात करते हुए उन्हें अपील की है कि वो अपने सियासी असर व रसूख का इस्तेमाल करके लोकसभा में पेश होने वाले तरमीमी बिल पर उनकी हिमायत करें। में लेकिन हकीकत यह है कि यकतरफा कदम उठाने से मसला हल नहीं हुआ, मसला जुकतू है। और आज हम ये महसूस करते हैं और मैंने यहाँ पे बरमला ये बात कही सिविल सोसाइटी के लोगों से भी, क़यादत से भी, कि कश्मीर और दिल्ली के दरमियान जो दूरियां हैं वो बढ़ गई हैं और मेरा ये मानना है कि 90 से ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इस हवाले से हम ये महसूस करते हैं कि यहाँ की हुकूमत को भी एक प्रो पीपल अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। कश्मीर में आप देखें कि आज जो सूरत हाल है, आज मैं तकरीबन 5-6 साल के बाद दिल्ली आया हूँ। आपको मालूम है कि 4.5 साल तो मैं घर पे ही बंद रहा, मुझे ये भी नहीं पता हो तो जामे मस्जिद जाने देंगे नहीं जाने देंगे, ये सिलसिला भी चलता रहता। आप ये भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी भी बहुत बड़ी तादाद, सैकड़ों में नहीं हज़ारों में जेलों में बंद है, सियासी क़यादत बंद है, नौजवान बंद है, जो है आपके सिविल सोसाइटी और लॉयर्स बंद है। तो हम ये वही कह रहे हैं कि भाई इस हवाले से यहाँ की भी आवाज़ें उठनी चाहिए कि भाई जो है इस हवाले से कोई ना कोई अमल तो आगे बढ़े। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि हमने बात की और हम ये महसूस करते हैं कि इस सारे मसले को उस तनाजुर में देखने की ज़रूरत है। आज नहीं तो कल हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को, कश्मीरियों को मिल बैठ के कोई रास्ता निकालना है। और हम, जैसे मैंने बरमला कहा, जामे मस्जिद से भी ये कहा कि कोई ये नहीं चाहता कि जो है वो कश्मीर में जो है वो वायलेंस हो। हमने हमेशा ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो इतनी सारी नस्लें इस मसले में यूटिलाइज हो गई हैं। देखिए 47 से लेकर आज तक 3-4 नस्लें हमारी ख़त्म हो गई इसमें। तो हम चाहते हैं कि वाकई अगर आज जो है हम आगे चलने की बात करें, तरक्की की बात करें, खुशहाली की बात करें, तो ये खुशहाली तभी आ सकती है जब हर कोई अपना जो है ताउन दे। और जम्मू कश्मीर के हवाले से मैं ये भी महसूस, तो नाज़रीन आप देख रहे थे कि मौलवी उमर फारूक इस तरीके से भारत पाकिस्तान के हवाले से पर बात रख रहे थे और इसी सिलसिले में अब वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से क्यों मुअक्खर हुआ है उस सिलसिले में ताबिश कमाल हमारे नुमाइंदे दिल्ली से बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं। ताबिश, ये बताइएगा कि ये जो आज पेश होना था बिल, क्या हुआ, किस वजूहात की बुनियाद पर मुअक्खर किया गया है? ताबिश कमाल कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जिसके बाद हम आपको पूरी जानकारी पहुंचाएंगे कि बहरहाल जो पार्लियामेंट के अंदर आज वक्फ तरमीमी बिल पेश होना था, किन वजूहात की बुनियाद पर वो मुअक्खर किया गया है, उस सिलसिले में आप तक थोड़ी देर बाद जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताएंगे कि असदुद्दीन अवैसी ने भी इस बिल के हवाले से जो जेपीसी के चेयरमैन थे जगदम्बिका पाल, उन पर कई संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। और इसके अलावा जो मौलवी उमर फारूक हैं, उन्होंने भी इस सिलसिले में बात करते हुए कई अहम मसाइल पर बात की और कई अहम सियासी और दीनी और मजहबी लोगों के साथ दिल्ली के अंदर मुलाकात की है।
खैर मकदम है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर लोकसभा ऐवान में आज राहुल गांधी ने खिताब किया, जिस दौरान उन्होंने कई बातों का जिक्र किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी का 400 पार का नारा जो है वो खोखला साबित हुआ है। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि आइन बदलने की कोशिश जो है वो नाकाम रही है, कांग्रेस ने मरकज को आईना दिखाया है। लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने खिताब किया और उस दौरान इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का 400 पार का नारा जो है वो खोखला साबित हुआ है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी आइन को बदलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने मरकज को जो आईना है वो साफ तौर पर दिखाया है। जी बिल्कुल, लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें याद है कि इंतखाबात से पहले बीजेपी कह रही थी कि 400 पार करेंगे और आइन को बदल के रख देंगे, और फिर खुशी हुई कि वजीर आजम आए और आइन के सामने सर झुकाने पर मजबूर हुए। ये कांग्रेस के तमाम अरकान के लिए फख्र का लम्हा था। हमने वजीर आजम, उन्होंने कहा कि हमने वजीर आजम और पूरे मुल्क को यह समझाया कि कोई भी ताकत उसको छू नहीं सकेगी, और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें पता है कि आरएसएस ने कभी भी इसको तस्लीम नहीं किया है। मोहन भागवत ने कहा था कि भारत को 1947 में आज़ादी नहीं मिली थी, ये आईन हमेशा भारत पर हुक्मरानी करेगा। इस तरीके से राहुल गांधी ने आज ऐवान के अंदर खिताब करते हुए कहा है। मजीद उन्होंने कौन सी बातें की हैं, आइए आपको सुनाते हैं। So that is the first two parts of any presidential election address that any India Gathbandhan leader would give you. The final, of course, we go back to the Constitution. This, our favorite, just like the production system is a weapon, just like Jati Jangarna is a weapon of transformation, this is what the entire architecture is built on. I remember before the elections, all of you were saying 400 par, and you were saying you would change this. And then I was glad to see that the Prime Minister walked in and then was forced to bow his head in front of the Constitution. It was a moment of pride for all Congress people that we had explained to the Prime Minister and to the whole country that no force will dare touch this. I know that the RSS has never accepted this. Mohan Bhagwatji has said that India didn't get independence in 1947. He has said that this constitution is meaningless. I know that that is at your heart. We will never let your dream come true. This constitution is going to rule India always. Now, एक मिनट आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि जो विषय तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर कश्मीरी पंडितों के वफ्द ने किरण रिजिजू से मुलाकात जो है वो आज की, और इस बीच उन्होंने मेमोरेंडम भी पेश किया। तंजीम के सदर रविंदर पंडिता ने मेमोरेंडम इस मौके पर पेश किया। वजीर बराए अक़लियती अमूर किरण रिजिजू ने वफ्द को यकीन दिलाया है, जो बातें उन्हें रखी है उन पर गौर किया जाएगा। आज जो वफ्द कश्मीरी पंडितों का वफ्द था वो वहां पर पहुंचा और उन्होंने किरण रिजिजू से मुलाकात की और कश्मीरी पंडितों को अक़लियती दर्जा और कमीशन देने का उन्होंने मुतालबा किया है। तंजीम के सदर ने एक मेमोरेंडम पेश किया और किरण रिजिजू ने यकीन दिलाया कि इन पर जो गौर है वो किया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने आज नई दिल्ली में अक़लियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू से मुलाकात की और कश्मीरी पंडितों को अक़लियती दर्जा और कमीशन देने का मुतालबा किया। AIKS के सदर रविंदर पंडिता की क़यादत में होने वाली मुलाकात में तंजीम ने किरण रिजिजू को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें रियासत में अक़लियतों को अक़लियती दर्जा और उसके फ़वाइद फराहम करने की दरख्वास्त की गई है। वजीर ने कहा कि यह एक अजीब बात है कि कश्मीरी हिंदू कश्मीरी रियासत में अक़लियत में है लेकिन यूनियन में अक्सरियत में है, लेकिन उसके बावजूद हिंदू अक़लियत को अक्सरियती मुल्क में अक़लियती दर्जा हासिल नहीं है या कोई कमीशन नहीं है। और उन्होंने कई नुकात के हवाले भी जानकारी हासिल की है, जिनमें जम्मू कश्मीर में अक़लियती कमीशन
कायम करने, कश्मीरी पंडितों को अक़लियती करार देने और 2018 में अंकुर शर्मा की दरख्वास्त और जस्टिस वेंकटाचार्य की NHRC रिपोर्ट की जानिब इशारा किया। वजीर को NCM के साथ माजी में होने वाली मुलाकातों और उनकी सिफारिशात के बारे में भी आगाह किया गया। तो कश्मीरी पंडितों ने आज इस हवाले से बातचीत की है और किरण रिजिजू के साथ मिले हैं, जहां पर वजीर अक़लियती उमूर के साथ उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कश्मीरी पंडितों के लिए तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से आपको जानकारी देंगे, जहां पर महकमे मौसमियात की तरफ से कहा गया कि अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का इम्कान हो सकता है और साथ ही साथ मुसाफिरों को जो है उनके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है और उनसे ताकीद की गई है कि एडवाइजरी पर अमल बरामद करें। वादी के बड़े इलाकों में जो हल्की बर्फबारी का इम्कान है, महकमे मौसमियात की तरफ से जानकारी दी गई। 6 फरवरी से मौसम में बेहतरी मुतवक्का है। ये सारी जानकारी महकमे मौसमियात ने दी है। जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से बताएंगे, जहां पर महकमे मौसमियात की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि 6 फरवरी से जो मौसम में बेहतरी मुतवक्का है और इसके अलावा अगले 24 घंटों में बर्फबारी का इम्कान है और साथ ही साथ उन्होंने एडवाइजरी भी जारी की गई है और उन्होंने मुसाफिरों को कहा है कि इस एडवाइजरी पर अमल जो है बरामद करें। जी हाँ, बिल्कुल। महकमे मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी और बारिशों की पेशगोई की है। सयाहों, मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टरों से कहा गया है कि वो मौसमियाती एडवाइजरी के मुताबिक ही अमल करें। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान ने यह भी बताया है कि वादी में 3 फरवरी को रात देर गए बालाई इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है। उन्होंने ये भी कहा कि 4 और 5 फरवरी की सहपहर तक वादी में हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी या बारिशें हो सकती हैं, जिसके बाद मौसम में बेहतरी मुतवक्का है। उनका कहना था कि इस दौरान चिनाब वादी और पीर पंचाल जनूबी कश्मीर में 8 से 10 इंच बर्फ जमा होने के इम्कानात हैं। वादी में 6 से 8 फरवरी तक मौसम अबरालूद मगर खुश्क रह सकता है, जबकि 9 फरवरी को कहीं कहीं एक बार फिर हल्की बर्फबारी या बारिशें मुतवक्का हैं। इसके अलावा उन्होंने मजीद ये भी जानकारी दी है कि 10 और 11 फरवरी को मौसम मजमूई तौर पर अबरालूद रहने के साथ साथ कहीं कहीं या वसी मकामात पर हल्की बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है। महकमे ने अपनी एडवाइजरी में सयाहों, मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टरों से कहा है कि वो मौसमियाती एडवाइजरी के मुताबिक ही अमल करें और साथ में जिन भी इलाकों की जानिब सफ़र करना हो, मौसम के अहवाल के मुताबिक ही अपने सफ़र की जानिब कूच करें। तो चलिए, न्यूज़ सेंटर में फिलहाल इतना ही। मुझे और अत्या मुजीब को इजाज़त दीजिए। आप यूं ही देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।